हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करेंगे। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आईडीएफसी एंड कैपिटल फर्स्ट के जो मर्जर है उसके बाद बना था एंड हमने इस बिजनेस एनालिसिस को 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द बिजनेस एनालिसिस में हम आईडीएफसी और कैपिटल फर्स्ट दोनों की हिस्ट्री की बात करेंगे एंड साथ साथ अब जो वैद्यनाथन है उनकी ट्रैक रिकॉर्ड की भी बात करेंगे कैपिटल फर्स्ट पे, क्योंकि बैंकिंग इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। अगर हम मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड पढ़ेंगे तो हमें एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि बैंक के अंदर हो क्या सकता है। सेकेंड पार्ट ऑफ द बिजनेस एनालिसिस में हम बिजनेस स्ट्रैटेजी की बात करेंगे कि कैपिटल फर्स्ट और आईडीएफसी के जो मर्जर हुआ था उसके पीछे रीजन ही क्या था, इनकी आगे स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। थर्ड पार्ट में वील बी टॉकिंग अबाउट द एसेट एंड द लाइबिलिटी साइड, क्योंकि टुडे आज बैंक कुछ भी नहीं है, बैंक एक प्लेटफॉर्म ही है जो एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच में एज अ प्लेटफॉर्म एक्ट करता है। एंड मोर ओवर बैंक का काम क्या है, रिस्क को मिटिगेट करना, क्योंकि एसेट आपके एप्लीकेशन ऑफ फंड है, माने कहा जहां पे आप फंड्स लगाते हैं, एंड लाइबिलिटीज आपकी सोर्सेज ऑफ फंड होती है कि कहां से आप पैसा लेके आ रहे हैं। एंड बीच का जो बच जाता है बैंक उसको कमाता है एंड बैंक को उसके लिए जो रिस्क है वो बहुत अच्छे से मिटिगेट करना पड़ता है। तो इससे रिलेटेड हम आईडीएफसी फर्स्ट का जो एसेट साइड पे क्या पॉलिसी है एंड लाइबिलिटी साइड पे क्या पॉलिसी है हम उसकी बात करेंगे। फोर्थ पार्ट ऑफ द एनालिसिस में हम आपके साथ एसओआईसी का जो वैल्यूएशन क्राइटेरिया है बैंकिंग के लिए वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, बिकॉज बैंकिंग हैज टू बी वैल्यूड इन अ डिफरेंट वे एंड इसमें परसेप्शन अपॉन अर्निंग्स या फिर मार्केट बैंक को कैसे व्यू कर रही है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई थिंक दिस विल बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि बैंकिंग की वैल्यूएशन नॉर्मल वैल्यूएशन से काफी अलग जाती है। एंड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द एनालिसिस हम इस बैंक के क्या की वेरिएबल्स हैं जो एक इन्वेस्टर को देखना है फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या चीजें ट्रैक करनी है, हम उसकी बात करेंगे। एंड साथ साथ हम बजाज फाइनेंस का कंपैरिजन करेंगे कैपिटल फर्स्ट के साथ। तो पहले हम आईडीएफसी लिमिटेड की हिस्ट्री को देखते हैं। तो आईडीएफसी लिमिटेड 1997 में सेटअप हुआ था एंड आईडीएफसी लिमिटेड वाज एन इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडर और एक होलसेल लेंडर था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट फाइनेंस और होलसेल का क्या मतलब है कि आप जो प्रोजेक्ट्स हैं डायरेक्टली उनको फाइनेंस कर रहे हैं। सपोज एक टोल रोड का प्रोजेक्ट है, अगर आप टोल रोड के प्रोजेक्ट के लिए लोन दे रहे हैं तो दैट बिकम्स एज अ पार्ट ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। एंड होलसेल बैंकिंग उस टाइम पे होलसेल लेंडिंग में भी थे, माने होलसेल लोन्स काफी चंकी नेचर होते हैं, काफी ज्यादा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए यूज होते हैं। तो 2005 में डॉक्टर राजीव लाल ने बैंक ज्वाइन करा एंड उन्होंने ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट कंपनी लॉन्च करी, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग आर्म लॉन्च करा एंड इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड भी लॉन्च करा। तो ये तो आईडीएफसी जो लिमिटेड है इनकी बिगनिंग ऐसे थी। यहाँ पे एक चीज आपको जो बहुत जरूरी समझनी है कि डी मर्जर जब इनका मर्जर हुआ था कैपिटल फर्स्ट से पहले, यहाँ पे ये लोग सिर्फ 1.7% का ही स्प्रेड कमाते थे, माने ये लोग 7.6% पे पैसा उधार लेते थे एंड आगे जो ये लेंड आउट करते थे वो सिर्फ 9.3% या 9.4% के बेसिस पे था, क्योंकि ये होलसेल और इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग में थे। अगर आप इंडियन बैंकिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि होलसेल और इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग के अंदर लास्ट 10-20 ईयर्स के अंदर अगर बहुत ज्यादा एनपीएज आए हैं 2010 से 2020 तक, तो इसी सेगमेंट में ज्यादा आए हैं, क्योंकि लोन्स काफी ज्यादा चंकी होते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज एक रिटेल बैंक है, उसने 300 करोड़ दिए हुए हैं 5000 लोगों को, वेराज एक इंफ्रास्ट्रक्चर या होलसेल लेंडर है जिसने 300 करोड़ में से सिर्फ 3 लोगों को 100 करोड़ का लोन दिया हुआ है। तो यहां पे अगर आपका एक भी जो आपका बोरोवर है अगर वो डिफॉल्ट कर जाता है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडर है उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। वेराज अगर एक जो रिटेल लेंडर है, क्योंकि उसका रिस्क काफी ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, तो वहां पे रिस्क एज कंपेयर टू इंफ्रा लेंडिंग थोड़ा सा कम होता है। एंड 2014 के अंदर आईडीएफसी ने अप्लाई करा फॉर अ बैंकिंग लाइसेंस टू आरबीआई। तो 2014-2015 के आसपास इनको बैंकिंग लाइसेंस भी मिल गया था एंड इन 2015 दे स्टार्टेड देयर बैंकिंग ऑपरेशंस। एंड जो आईडीएफसी लिमिटेड है उससे डीमर्ज होके आईडीएफसी बैंक बना एंड आईडीएफसी लिमिटेड में आज भी एसेट मैनेजमेंट आर्म है इनका, और जो आईडीएफसी सिक्योरिटीज है दैट इज स्टिल अ पार्ट ऑफ आईडीएफसी लिमिटेड। वेयरएज आईडीएफसी बैंक के अंदर होलसेल और इंफ्रास्ट्रक्चर लोन बुक थी, वो डीमर्ज हुई। So this was the history of IDFC Limited. Now coming to the history of Capital First. So Capital First was actually known as Future First earlier, क्योंकि ये किशोर बियानी के ग्रुप की एक कंपनी थी। पर हम जब कैपिटल फर्स्ट की बात करते हैं तो उससे पहले हम एक बार जो वैद्यनाथन है उनकी बात चालू करते हैं। तो वैद्यनाथन ने एक्चुअली 1990s में सिटी बैंक के जो रिटेल डिवीजन था वहां पे रिटेल बैंकिंग सीखी एंड फ्रॉम 1990s till 2000 उन्होंने सिटी बैंक में काम करा एंड 2000 में वो आईसीआईसीआई बैंक का पार्ट बने।
उस टाइम पे आईसीआईसीआई बैंक वाज एक्चुअली सेटिंग अप अ यूनिवर्सल बैंक, क्योंकि आईसीआईसीआई पहले एक डीएफआई होता था एंड 2000 में जब वो एक यूनिवर्सल बैंक बन रहा था, तो जब उनकी जो रिटेल डिवीजन है वो वैद्यनाथन ने हेल्प करी सेटअप करने में। एंड 2009 में वो एमडी एंड सीईओ बन के थे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के। बट 2010 में a few surprising events happened। तो वैद्यनाथन एक्चुअली फ्लाइट में बैठे थे किशोर बियानी के साथ एंड वहां पे किशोर बियानी ने उनको एक्सप्लेन करा कि हमारी फ्यूचर फर्स्ट नाम की एक रियल एस्टेट एनबीएफसी है। एंड बाय द टाइम फ्लाइट लैंडेड, वैद्यनाथन एंड किशोर बियानी अग्रीड कि वैद्यनाथन को 10% स्टेक देंगे एंड वैद्यनाथन वुड कम ओवर टू हेड फ्यूचर फर्स्ट। एंड फ्यूचर फर्स्ट को उन्होंने डिसाइड करा कि यहाँ पे एक रिटेल ओरिएंटेड एनबीएफसी बनाएंगे। पर क्योंकि एनबीएफसी और बैंकिंग और एनी फाइनेंशियल बिजनेस इज वेरी वेरी ट्रिकी टू रन, माने बहुत डिफिकल्ट बिजनेस टू रन है, तो 2010 में इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्योंकि उस टाइम पे फ्यूचर फर्स्ट वाज एक्चुअली इनटू रियल एस्टेट एनबीएफसी, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेज में था, इवन यहाँ तक जो फॉरेक्स बिजनेस है उसके अंदर था। तो वैद्यनाथन ने डिसाइड करा कि हम इस पार्ट ऑफ द बिजनेस को लीव करके हम इसको एज अ रिटेल ओरिएंटेड एनबीएफसी बनाएंगे। रिटेल ओरिएंटेड माने कि जो रिटेल लोन्स होते हैं बेसिकली आपके स्मॉल टिकट लोन्स होते हैं। तो जैसे आपने 2 व्हीलर के लिए लोन दे दिया, आपके जो कंज्यूमर ड्यूरेबल है इनके लिए लोन हो गया, यहाँ तक अगर आप छोटी सी एमएसएमईज या एसएमईज को भी फंड कर रहे हैं तो वो भी इनका फोकस था कि इस बैंक को कुछ इस एनबीएफसी को कुछ ऐसा बनाएंगे। एंड 2010 में इन्होंने 2011 तक इतनी मेहनत करी कि इन्होंने 700 करोड़ की और कुछ लोन बुक बिल्ड कर दी, विच वॉज कंप्लीटली ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी। एंड उन्होंने ये लोन बुक एज अ प्रूफ दिखाया अराउंड टू इन्वेस्टर्स कि एक्चुअली में एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिटेल एनबीएफसी बनाई जा सकती है। तो इन्होंने काफ़ी मेहनत करी फॉर रेजिंग मोर फंडिंग, बट फाइनली अ पीई फंड बाय द नेम ऑफ वॉरबर्ग पिंकस अग्रीड। एंड वॉरबर्ग पिंकस ने इस एनबीएफसी के अंदर कुछ 810 करोड़ से इन्वेस्ट करे एंड यहाँ पे एक एमबीओ हुआ। एमबीओ माने मैनेजमेंट बाय आउट। तो वैद्यनाथन ने एक्चुअली इस कंपनी में एमबीओ कर लिया एंड जो विद द हेल्प ऑफ वॉरबर्ग पिंकस। सो दिस वाज हाउ कैपिटल फर्स्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2012। तो अगर हम एक बार यहाँ पे पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं वैद्यनाथन का, सो वी गेट टू नो कि जब 2010 में जब ये फ्यूचर फर्स्ट का पार्ट बने थे, तो उस टाइम पे जो रिटेल लोन्स थे वो ओवरऑल लोन बुक का सिर्फ 10% था, वेयरएज कॉर्पोरेट एंड रियल एस्टेट लोन्स वर एट 90%। पर अगर हम यही फास्ट फॉरवर्ड करते हैं फ्रॉम 2010 टू 2013, देन वी गेट टू नो कि रियल एस्टेट एंड कॉर्पोरेट लोन्स उस टाइम पे 26% हो गए थे, वेयरएज जो रिटेल लोन्स थे वो 74% हो गए। एंड अगर हम ये फास्ट फॉरवर्ड करें टू सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY19, देन वी गेट टू नो कि यहाँ पे जो रिटेल लोन्स थे वो 91% हो गए, वेयरएज जो रियल एस्टेट एंड कॉर्पोरेट लोन्स थे वो सिर्फ 9% रह गए। सो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट। एक यहाँ पे और भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो इस वीडियो में हमारा आपके साथ ये भी पर्पस है कि यहाँ पे जो बैंकिंग की टर्मिनोलॉजीज है, जैसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो क्या है, ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे प्ले आउट करती है बैंकिंग में, हम आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे। मोर ओवर जो हमारा SOIC इंटेंसिव कोर्स है, इसके अंदर हमने स्टूडेंट्स के लिए बैंकिंग वेबिनार करा था, विच इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कोर्स। एंड यहाँ पे हमने जितनी भी की बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज हैं एंड जो भी बैंकिंग लैंडस्केप है वो भी डिस्कस करें, एंड साथ साथ जो भी फाइनेंशियल शेनानिगन्स प्ले आउट करते हैं बैंकिंग या फिर नॉर्मल बिजनेसेस में, वो हमने SOIC इंटेंसिव कोर्स में डिस्कवर करे हुए हैं। सो कमिंग टू कॉस्ट टू इनकम रेशियो, तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो मेरे को बेसिकली क्या बताती है? सो कॉस्ट टू इनकम रेशियो मेरे को ये बताती है कि बैंक कितना कॉस्ट एफिशिएंट है, एंड इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? इट इज कैलकुलेटेड बेसिकली बाय डिवाइडिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय ऑपरेटिंग इनकम। तो यहाँ पे अगर हम कैपिटल फर्स्ट एनबीएफसी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, तो जब इन्होंने 2009 और 10 में जब ये 10 में आए थे इस कंपनी में, तो उस टाइम पे कॉस्ट टू इनकम रेशियो 72% था। माने जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है कंपनी का डिवाइड बाय ऑपरेटिंग इनकम उस टाइम पे 72% थी, 72%, विच इज रियली रियली हाई। क्योंकि अगर आपका इतना ज्यादा कॉस्ट टू इनकम रेशियो हो तो आपकी बैंक की जो रिटर्न रेशियोज है काफी पुअर होंगी, या एनबीएफसी की जो रिटर्न रेशियोज है बहुत पुअर होंगी। बट इसको आप कम कैसे कर सकते हैं? इसको कम करने का ये रीजन है कि अगर आप हाई यील्ड लोन्स दें, या फिर अगर आप अपनी लोन बुक को ग्रो कर सकते हैं, एंड अगर आपके खर्चे एक स्टेज पे आके फिक्स हो जाएं, तो बैंकिंग या फिर एनबीएफसीज के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज काफी अच्छे से प्ले आउट कर जाती है। अगर किसी को समझने की ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है, तो हमारी जो लॉरेंस लैब्स की वीडियो है उसके आप फर्स्ट 3 मिनट्स देख सकते हैं, जहां पे हमने ऑपरेटिंग लेवरेज का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में समझा है। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ कैपिटल फर्स्ट के सिनेरियो में देखें,
तो यहाँ पे क्या हुआ था कि आपकी कॉस्ट टू इनकम रेशियो 74, 78, 80% से गिर के एट द टाइम ऑफ मर्जर सिर्फ 48% आ गई थी। एंड यहाँ पे हम एक और चीज़ देखते हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे प्ले आउट करती है एनबीएफसीज या बैंकिंग के अंदर, कि यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY14 में इनका जो पैट था दैट वाज टोटल इनकम इनकी 94 करोड़ थी, वेयरएज इनका जो ओपेक्स था ओपेक्स 74 करोड़ था। ओपेक्स माने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बैंक या एनबीएफसी के केस में ओपेक्स क्या होता है आप खुद सोचिए एक बारी। एम्प्लॉइज का जो खर्चा है दैट इज अ पार्ट ऑफ ओपेक्स, ब्रांच का जो खर्चा है दैट इज अ पार्ट ऑफ ओपेक्स, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है दैट इज अ पार्ट ऑफ ओपेक्स, एंड मोर ओवर जो आपका सॉफ्टवेयर पे खर्चा है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ओपेक्स। तो ये आपको मैं आज क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट की अगर आपको जब हम की वेरिएबल्स की बात करेंगे तो आपको ओपेक्स की क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए कि ओपेक्स होता क्या है, या फिर अगर कोई भी एनालिस्ट ओपेक्स की बात करे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है बैंकिंग के केस में कि एक स्टेज के बाद आपकी जो फिक्स कॉस्ट है जाके फिक्स हो जाती है एंड आपकी इनकम ग्रोज मोर देन दैट। सिमिलरली यहाँ कैपिटल फर्स्ट में क्या हुआ था कि इनका 94 करोड़ जब इनका टोटल इनकम था फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY14 में, तब इनका जो ओपेक्स है दैट वाज 74 करोड़, वेराज इनकम इनकी 94 करोड़ से 712 करोड़ तक ग्रो कर गई, एंड जो इनका ओपेक्स था वो 74 करोड़ से 395 करोड़ आया। सो जस्ट टू एक्सप्लेन द पॉइंट अगेन कि एक स्टेज के बाद आपके ओपेक्स की ग्रोथ कम हो जाती है एंड आपकी जो टोटल इनकम की ग्रोथ है वो ज्यादा तेजी से निकल जाती है। सो दिस इज हाउ द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ वैद्यनाथन लुक्स लाइक। एंड वैद्यनाथन ने जो रिटेल लोन बुक थी वो 94 करोड़ से क्लोज टू 29,000 करोड़ ग्रो करी विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 7 to 8 years। तो ये तो कैपिटल फर्स्ट की हिस्ट्री थी एंड हमने आईडीएफसी की हिस्ट्री की बात करी, पर इन दोनों के जो मर्जर है उसके रीजन क्या था एक बार उसको समझते हैं। तो एट द टाइम ऑफ मर्जर तो यहाँ पे एक बहुत चीज क्लियर थी कि कैपिटल फर्स्ट क्योंकि एनबीएफसी थी तो उनके पास एक स्टेबल लायबिलिटी साइड नहीं थी। मोर ओवर आईडीएफसी लिमिटेड क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड होलसेल लेंडर था तो उनके पास रिटेल बुक इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो अपने जो रिटेल लोन्स है उसको बहुत तेजी से ग्रो करना चाहते थे। तो यहाँ पे एट द टाइम ऑफ मर्जर दिस इज हाउ द फाइनेंशियल्स लुक लाइक। तो यहाँ पे अगर हम आईडीएफसी बैंक की बात करते हैं तो आईडीएफसी बैंक की जो यील्ड्स थी वो 9.3% थी। 9.3% यील्ड्स माने कि वो अगर उनका कॉस्ट ऑफ फंड 7.5% था, उनकी यील्ड 9.3% थी, तो जो बीच का जो कमा रहे थे वो जो जिसको हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ स्प्रेड्स, वो सिर्फ 1.8 या 1.9% के आसपास ही था। इवन Q2 FY19 मर्जर के एक क्वार्टर पहले से वहां पे भी अगर हम चेक करते हैं तो उनकी जो स्प्रेड्स हैं वो 1.7% ही थी, क्योंकि उनकी यील्ड 9.4% थी और एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड 7.6% था। माने जिस रेट पे मैं लोन दे रहा हूँ वो 9.4 था और जहां से जितना मैं पैसा उठा रहा हूँ वो 7.6 था, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम स्प्रेड कहते हैं। तो यहाँ पे काफी कम था। वेराज अगर हम कैपिटल फर्स्ट के जब मर्जर हुआ तो Q3 पहला क्वार्टर था, तो हमें पता लगता है इनकी जो यील्ड थी वो 9.4% से सीधा 11.5% पहुंच गई और इनका जो एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड था वो भी बढ़ गया 7.6% से 8%। रीजन बीइंग बिकॉज कैपिटल फर्स्ट वाज एन एनबीएफसी एंड जो इनकी स्प्रेड्स थी वो 1.7% से 3.6% तक इंक्रीज हो गई। तो आफ्टर द मर्जर आईडीएफसी का जो रिटेल लोन बुक थी वो एकदम काफी तेजी से बढ़ गई, क्योंकि कैपिटल फर्स्ट की जो एक्सपर्टीज थी दैट वाज इन रिटेल लोन्स। सो दिस वाज द रैशनल फॉर द मर्जर। एंड एट द टाइम ऑफ द मर्जर अगर हम कैपिटल फर्स्ट का निम्स देखते हैं और आईडीएफसी बैंक का निम्स देखते हैं तो हमें पता लगता है कि उस टाइम पे इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज बेसिकली एक ग्रॉस मार्जिन फॉर अ बैंक, तो भी हम उसकी भी बात करेंगे फॉर एन एनबीएफसी। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैपिटल फर्स्ट का 7.86% था और आईडीएफसी बैंक का 1.85% था। वेराज अगर हम यहाँ पे आरओई और आरओए देखते हैं, आरओई आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी है विच इज बेसिकली कैलकुलेटेड एज नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो कैपिटल फर्स्ट के केस में आरओई 14 to 15% के आसपास था, वेराज आईडीएफसी के केस में आरओई नेगेटिव था क्योंकि उनको बहुत ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी खराब लोन्स के ऊपर। अगर हम यहाँ पे आरओए देखते हैं तो आरओए इज बेसिकली रिटर्न ऑन एसेट। तो जो आपका जो रिटर्न ऑन एसेट है इस केस में कैपिटल फर्स्ट का कुछ आरओए 1.57% था, वेराज आईडीएफसी बैंक का जो आरओए है वो कुछ -1.17% के आसपास था। तो इस वजह से मर्जर मेड अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि कैपिटल फर्स्ट के पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं था एंड एक लो कॉस्ट बेस ऑफ लाइबिलिटीज नहीं था, तो उन्होंने कासा को काफी ग्रो करा, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। वेराज आईडीएफसी के पास एक्सपर्टीज नहीं थी कैपिटल फर्स्ट की रिटेल लेंडिंग में।
सो दिस इज वाई द मर्जर हैपेंड। एंड मोर ओवर अगर आज हम IDFC फर्स्ट बैंक के लोन प्रोडक्ट्स देखते हैं तो दीज आर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट दे हैव। सो दे आर इन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, बिजनेस लोन्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, माने कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स अगर कोई LCD टीवी ले रहा है उसको फाइनेंसिंग करा रहे हैं तो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है। टू व्हीलर लोन्स के अंदर है, होम लोन्स के अंदर है, प्री ओन्ड कार लोन के अंदर है, JLG लोन फॉर विमेन के अंदर है। JLG लोन आर बेसिकली जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप लोन्स, जहां पे छोटे छोटे ग्रुप बना के लोन्स दिए जाते हैं। सो दिस इज हाउ द लोन पोर्टफोलियो ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक टुडे लुक्स लाइक। तो इन प्रोडक्ट्स के अंदर ये डील कर रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखते हैं IDFC का, कैपिटल फर्स्ट का एंड IDFC फर्स्ट का कंबाइंड, सो दिस इज व्हाट वी गेट टू नो that net interest margins are basically calculated as net interest income minus net interest expense upon average interest earning assets। माने एक तरीके के बैंक का जो ग्रॉस मार्जिन है वो आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन से पता लगता है कि बैंक कितना इंटरेस्ट इनकम कमा रहा है, जिसके लिए वो कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस कर रहा है और कितने एवरेज इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स पे वो उस इंटरेस्ट इनकम को कमा रहा है। तो इसको हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन के नाम से जानते हैं। अगर हम IDFC का यहाँ पे देखते हैं प्री मर्जर, तो IDFC का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन था दैट वाज बेयरली 2.1% टू 1.9%। वेराज अगर हम कैपिटल फर्स्ट के यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखते हैं तो यहाँ से वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक स्टेज के बाद आपका ओपेक्स उतनी तेजी से नहीं बढ़ता। तो यहाँ पे अगर हम कैपिटल फर्स्ट का देखते हैं तो यहाँ पे 4.86% से इन FY18 इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन 9.6% तक आ गए थे। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली दिस इंडिकेट्स कि जो रिटेल लोन्स है दे आर हायर यील्डिंग इन नेचर, माने यहाँ पे आप ज्यादा ब्याज कमा सकते हैं एज कंपेयर टू योर होलसेल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। एंड यहाँ पे अगर हम कंबाइंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखते हैं बैंक का, तो यहाँ पे वी गेट टू नो कि IDFC फर्स्ट बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्री मर्जर 1.56% था, जो सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY19 है, एंड पोस्ट मर्जर वो कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है, क्योंकि कैपिटल फर्स्ट की जो लोन बुक है दैट इज बीइंग सुपर इम्पोज्ड ऑन दी IDFC लोन बुक। एंड मोर ओवर यहाँ पे जो रिटेल लोन्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक बार हम उसकी बात करेंगे कैसे। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है आफ्टर द मर्जर कुछ 4.57% तक आ चुका है। So this is how the net interest margin has been increasing। अब इसके बाद हम एसेट साइड और जो लाइबिलिटी साइड है उसकी बात करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे बैंक की तीन काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज हैं। क्योंकि IDFC बैंक के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी होलसेल एंड इंफ्रा लोन्स की, तो कैपिटल फर्स्ट के मर्जर के बाद उनको 3 स्ट्रैटेजीज पे काम करना पड़ रहा है। पहली स्ट्रैटेजी क्या है कि आपके जो एसेट साइड है आपको उसको रिटेलाइज करना है, यहाँ पे रिटेल लोन्स का प्रोपोर्शन बढ़ाना है। तो एक बार हम चेक भी करेंगे कितना बढ़ाया है। सेकेंड पार्ट क्या था कि आपकी जो लाइबिलिटी साइड है उसको फिक्स करना है। लाइबिलिटी साइड माने कहां से पैसा आया, तो बैंकिंग के अंदर एक टर्म है कासा, दैट इज करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। तो ये बहुत ज्यादा स्टिकी सोर्स ऑफ लाइबिलिटीज है। तो एक बार हम चेक करेंगे कि आज ये 7% इंटरेस्ट रेट ऑफर ही क्यों कर रहे हैं। एंड थर्ड पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी इज क्लीन अप ऑफ द होलसेल एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। तो हम इन तीनों स्ट्रैटेजीज पे बात करेंगे। तो पहले हम एसेट साइड से बात चालू करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम IDFC फर्स्ट बैंक का एसेट साइड देखते हैं एट द टाइम ऑफ मर्जर, सो वी गेट टू नो कि दिसंबर 2018 में इनकी जो रिटेल फंडेड एसेट्स है कुछ 1,04,000 करोड़ के थे, पर यहाँ पे 65% जो एसेट्स हैं वो आपके होलसेल फंडेड एसेट्स थे एंड 35% एसेट्स आपके जो रिटेल लोन्स है उसके अंदर थे। जैसा हमने कैपिटल फर्स्ट के अंदर देखा था, वैद्यनाथन ने बहुत अग्रेसिवली जो उनके रिटेल लोन्स है उनको ग्रो करा था। सिमिलरली यहाँ पे इन्होंने क्या करा है कि यहाँ पे अगर आज हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं टुवर्ड्स सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY21, तो वी गेट टू नो कि आज इनके जो रिटेल फंडेड एसेट्स हैं वो 56% हो चुके हैं लोन बुक के, whereas होलसेल फंडेड एसेट्स 44% रह चुके हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक बार ये चीज देखते हैं कि यहाँ पे लोन बुक में ज्यादा ग्रोथ नहीं आई। लोन बुक 1,04,000 करोड़ की थी, जो आज भी सिर्फ 1,06,000 करोड़ की है। शायद से उन्होंने Q3 का अपडेट दिया था तो जहां पे लोन बुक 1,10,000 करोड़ की हो गई है एंड जो रिटेल लोन्स है वो और भी इंक्रीज कर गए हैं। पर यहाँ पे स्ट्रैटेजी वाइज क्या कर रहे हैं, इन्होंने एट द टाइम ऑफ मर्जर भी एक्सप्लेन करी थी और अपनी AGMs में भी बताया था कि ये जो उनकी होलसेल फंडेड एसेट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स है, इसको ये घटा रहे हैं धीरे धीरे, एंड जो रिटेल लोन्स हैं ये सिर्फ इसी को ग्रो कर रहे हैं। पर आपको लोन बुक पे ज्यादा ग्रोथ इस टाइम पे नहीं दिख रही, क्योंकि इस टाइम पे विद इन द लोन बुक प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है। प्रोडक्ट मिक्स कहां से चेंज हो रहा है, फ्रॉम होलसेल एंड इंफ्रा लोन्स टू रिटेल लोन्स।
तो यहाँ पे अगर बार हम चेक करते हैं कि अगर ये अपने होलसेल लोन्स को कैसे घटा रहे हैं, तो होलसेल लोन्स विच आर बेसिकली चंकी लोन्स जो आप कॉर्पोरेट्स को देते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने दिसंबर 2018 में 56,809 करोड़ का इनका होलसेल लोन एसेट्स की बुक थी, जो सितंबर 20 में माने यानी Q2 FY21 में जो घट के 37,000 करोड़ के आसपास कर दिए, तो 20% से इन्होंने घटाई है। अगर हम इंफ्रा लोन बुक देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने 22,710 करोड़ से इसको 12,502 करोड़ पे लेके आए हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने 27% से इसको रिड्यूस करा है। अब ये इसको क्यों रिड्यूस कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन काफी क्लियर है। तो होलसेल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स के अंदर इंडिया में मेरे को लगता है, या फिर हमें काफी लगता है बैंकिंग पढ़ने के बाद, कि यहाँ पे स्ट्रक्चरली एक प्रॉब्लम है कि आपके एक तो आपकी जो स्प्रेड्स है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर स्प्रेड्स बहुत ज़्यादा भी हैं तो माने रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक भी सपोज करते हैं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो गए, तो जो बैंकर है जिसने उस प्रोजेक्ट के लिए लोन दे रखा है, तो उनका लोन काफ़ी जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1 या 2 साल के डिले की वजह से जो भी आपकी रिटर्न की प्रोजेक्शन थी दैट गोज डाउन द ड्रेन। तो दिस इज वाई इंफ्रा लोन्स एंड होलसेल लोन्स आर जनरली परसीव टू बी मोर रिस्की इन नेचर। पर यहाँ पे अगर हम रिटेल लोन्स देखते हैं तो यहाँ पे इनकी जो रिटेल लोन्स की बुक है दैट हैज बीन ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 25%। तो 48,000 करोड़ से सितंबर 29 में इन्होंने 59,860 करोड़ के आसपास कर दिया। आई थिंक टोटल ग्रोथ हैज बीन 25%। एंड यहाँ पे जो MSME एंड कंज्यूमर लोन्स भी दे रहे हैं, तो MSME के लिए कौन से लोन्स दे रहे हैं, यहाँ पे लोन दे रहे हैं फॉर प्लांट एंड मशीनरी, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लोन दे रहे हैं, शॉर्ट टर्म बिजनेस फंडिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद लोन्स फॉर ऑफिस डिस्प्ले पैनल है, फिर कंज्यूमर्स के लिए जो भी आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है उसके लिए लोन दे रहे हैं। तो इस चीज के थ्रू माने प्रोडक्ट मिक्स चेंज करके टुवर्ड्स मोर रिटेल साइड ऑफ द बुक यहाँ पे अपने एसेट साइड को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं जो इनकी लायबिलिटी साइड है उसकी, क्योंकि एसेट साइड का तो हमने समझ लिया कि इसको कैसे फिक्स कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द लायबिलिटी साइड ऑफ द बुक, तो अगर यहाँ पे हम लायबिलिटी साइड में देखते हैं तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मर्जर एंड बाद में AGMs भी इन्होंने बोला था कि हम अपने कासा को काफी तेजी से ग्रो करेंगे, बट इन्होंने अपने टारगेट्स खुद के ही एक्सीड कर दिए, क्योंकि कासा के लिए ये 7% ऑफर कर रहे हैं अपने सेविंग्स अकाउंट पे। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि इनका कासा दैट इज करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स, क्योंकि बैंक के लिए उनका जो रॉ मटेरियल है दैट इज ए लायबिलिटी साइड, एंड जितना स्टिकी हो उतना अच्छा है। तो this has grown from 8.68% to close to 40.37% during the Q2 FY21 and 31st December 2020 तक ये 48.4% तक ग्रो कर चुका है। यहाँ पे इतनी तेजी से क्यों ग्रो कर रहा है, क्योंकि इस टाइम पे 7% इंटरेस्ट रेट्स ऑफर कर रहे हैं। तो काफ़ी लोगों ने हमसे ये क्वेश्चन भी करा है, मैंने भी ये चीज़ बहुत सोची कि कोटक बैंक को इतना टाइम लग गया, इन्होंने बहुत जल्दी कर दिया है। तो उसके पीछे एक और रीज़न भी है विच आई कुड कम अप विद कि IDFC फर्स्ट बैंक का एक्चुअली जो जेनेसिस है यहाँ जो जैसे वो बना है, बेसिकली कैपिटल फर्स्ट का जो मॉडल है वो अभी IDFC फर्स्ट के अंदर लग रहा है। एंड सेकेंडली जब कोटक बैंक 7% इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा था, तो उस टाइम पे अगर हम इकोनॉमी का इंटरेस्ट रेट देखें तो शायद से वो 5-6% के आसपास थे, वेराज आज जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो सिर्फ 4% सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3% का डिफरेंस इज अ ह्यूमंगस डिफरेंस। एंड सेकेंडली कोटक बैंक प्योरली कभी भी एक रिटेल ओरिएंटेड बैंक नहीं था, वो कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर भी था, एंड आजकल तो हाउसिंग लोन्स को भी ग्रो कर रहे हैं, तो इट वाज अ डिफरेंट कैटेगरी। वेराज यहाँ पे जब हम NBFC कैपिटल फर्स्ट की बात करते हैं तो कैपिटल फर्स्ट एक्चुअली इट इज स्टिल वेरी अग्रेसिव इन रिटेल लेंडिंग। एंड यहाँ पे जो इनका बेसिकली जो यील्ड्स ये कमाते हैं वो कुछ 13 से 15% के बीच में कमाते हैं। तो इनके लिए 7% इंटरेस्ट रेट क्यों सेंस बनती है, क्योंकि अगर 7% पे लोन लेके आगे 14 to 16% पे दे सकते हैं, तो दे कैन स्टिल अर्न अ स्प्रेड ऑफ 6 to 8% एनीवेयर बिटवीन दैट। वेराज कोटक बैंक का ये बिजनेस मॉडल था ही नहीं। दिस इज हाउ दे आर फिक्सिंग द लायबिलिटी साइड। पर इन चीज़ों को फिक्स करने में टाइम तो काफ़ी लग ही जाता है, बिकॉज बैंकिंग इज अ बिजनेस जहाँ पे लेवरेज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। अगर यहाँ पे हम इनके टॉप 20 डिपॉजिटर्स देखते हैं तो टॉप 20 जो डिपॉजिटर्स हैं उनका भी कॉन्सेंट्रेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैज फॉलन।
एंड सेकेंडली यहाँ पे अगर हम इनकी एक स्ट्रैटेजी देखते हैं, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को रिड्यूस करना था। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होते हैं? बेसिकली जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो इनको यूज करती हैं टू पार्क लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी इन बैंक्स, ताकि उनको एक अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाए। पर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि दिस फंड इज नॉट स्टिकी इन नेचर, माने ये पैसा स्टिकी नहीं है। तो इस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को भी इन्होंने रिड्यूस करके इसको रिप्लेस करा है विद रिटेल डिपॉजिट्स। सो दिस इज हाउ दे आर फिक्सिंग द लायबिलिटी साइड। नाउ कमिंग टू द पास्ट क्लीनअप, जो हमने थर्ड स्ट्रैटेजी की बात करी थी, ये जो पुराना इंफ्रा और होलसेल बुक है उसको कैसे क्लीन कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 जो इनके लोन्स जो काफी मतलब बुरे तरीके से ब्लो अप करे, दैट वन वाज इन DHFL, सेकंड वाज इन रिलायंस कैपिटल एंड थर्ड वन वाज इन अ लॉजिस्टिक्स कंपनी इन साउथ इंडिया। तो इन 3 लोन्स के अगेंस्ट इनको काफी ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ी। एंड मोर ओवर इन्होंने अपनी बुक के अंदर कुछ ऐसे एसेट्स आइडेंटिफाई करे हैं जो अभी स्ट्रेस तो नहीं है, पर फिर भी इन्होंने उसके अगेंस्ट प्रोविजनिंग करी है। तो एक टोल रोड प्रोजेक्ट है जिसके अगेंस्ट इन्होंने प्रोविजनिंग करी है, वेराज एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसके अगेंस्ट भी इन्होंने प्रोविजनिंग करी है। एंड इन टोटल इन्होंने अपना जो टोटल स्ट्रेस पूल आइडेंटिफाई करा है, माने जो लोन खराब हो सकते हैं बट अभी भी उनमें इतना ज्यादा स्ट्रेस आया नहीं है, बट एज फ्रॉम अ नॉर्म ऑफ प्रूडेंस, माने मतलब बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होके इन्होंने अभी भी 48% उसके अगेंस्ट प्रोविजन कवरेज रेशियो रखी है। प्रोविजन कवरेज रेशियो का माने कि जो लोन खराब हो गया है, जहां से इंटरेस्ट मेरे को आना बंद हो गया है, उसके अगेंस्ट मैं कुछ प्रोविजन बना के रखता हूं। तो वो आप तब करते हैं जब वो एसेट क्वालिटी सब स्टैंडर्ड हो जाती है, खराब हो जाती है। पर इनके हिसाब से ये एसेट्स अभी भी स्टैंडर्ड थे, इन्होंने इसके अगेंस्ट फिर भी प्रोविजनिंग क्रिएट कर दी है। एंड यहाँ पे एक और इनको काफी जो एक हिट आ सकती है मतलब पास्ट क्लीनअप में, दैट इज फ्रॉम वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया को इन्होंने लोन दे रखे हैं, पर वोडाफोन आइडिया का इस टाइम पे डेट अपॉन इक्विटी कुछ 12 टाइम्स के आसपास है। तो यहाँ पे इन्होंने 25% कवरेज करा है, जो पहले 50% से इन्होंने 25% रिड्यूस करा है। बट दिस इज वन ऑफ द ओनली बैंक्स जिन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोवाइड फॉर करा है, माने इसके अगेंस्ट प्रोविजनिंग करी है। तो कंजर्वेटिवनेस तो नो डाउट है मैनेजमेंट के अंदर, पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि वोडाफोन आइडिया का चांसेस ऑफ इट गोइंग डाउन एक्चुअली थोड़े से ज्यादा है इस टाइम पे। इवन तो अपनी इंटरेस्ट वो आराम से सर्विस कर रहे हैं, पर डेट अपॉन इक्विटी 12 टाइम्स बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। एंड अगर पेरेंट्स वहां पे इक्विटी इन्फ्यूज नहीं करते, सो दिस कैन बी अ हिट विच IDFC फर्स्ट बैंक हैज टू टेक। सो दीज आर द 3 स्ट्रैटेजीज। पहले हमने एसेट साइड की बात करी, फिर लाइबिलिटी साइड की बात करी, एंड थर्ड हमने बात करी पास्ट क्लीनअप्स की। अब हम बात करते हैं इस बैंक के अंदर थीसिस और एंटी थीसिस पॉइंटर्स क्या हो सकते हैं। तो जो पहला थीसिस पॉइंटर है इस बैंक के अंदर, दैट इज समथिंग लाइक दिस। तो फर्स्ट थीसिस पॉइंटर इज कि अपनी जो हाई कॉस्ट बोरोइंग है, जो हमने सर्टिफिकेट और डिपॉजिट्स और इन सब की बात करी है, उसको रिप्लेस कर रहे हैं विद कासा एंड रिटेल बोरोइंग्स विच आर वेरी स्टिकी इन नेचर। अगर आपके पास ऐसी बोरोइंग्स आ गई जो स्टिकी इन नेचर है, देन दैट बिकम्स अ वेरी गुड एसेट फॉर यू, राइट। सेकेंडली यहाँ पे ROE और ROA इंप्रूव हो सकता है, तो उसकी भी हम बात करेंगे अभी कैसे हो सकता है। थर्ड यहाँ पे थीसिस पॉइंटर क्या है कि इनकी जो लोन बुक है, दैट विल एक्चुअली बिकम अ रिटेल लोन बुक, जो हम देख रहे हैं बन भी चुका है, जिसकी वजह से इनकी जो यील्ड्स हैं लोन के ऊपर वो बढ़ जाएंगी। फोर्थ थीसिस पॉइंटर इन दिस बैंक टुडे इज कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज है वो होने लग गया, जिसकी वजह से आपका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो एक्सपैंड करने लग जाएगा। क्योंकि हमने देखा था जब नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज बेसिकली ग्रॉस मार्जिन फॉर अ बैंक। तो अगर आपका जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है तो आपका ग्रॉस मार्जिन भी एक्सपैंड होगा, जिसकी वजह से आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जिस हमने बात करी थी वो एक्सपैंड हो सकता है। एंड फिफ्थ थीसिस पॉइंटर आपका क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो पेस ऑफ प्रोविजन है शायद से आने वाले समय में वो स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि जो हमने थर्ड स्ट्रैटेजी डिस्कस करी थी कि जो पास्ट लोन बुक है इनकी, जो IDFC की लोन बुक थी, उसके अगेंस्ट इन्होंने अच्छी खासी ऑलरेडी प्रोविजनिंग कर दी है। सो दीज आर सम ऑफ द थीसिस पॉइंटर्स। एंड यहाँ पे अगर हम एंटी थीसिस पॉइंटर्स देखते हैं, तो फर्स्ट एंटी थीसिस पॉइंटर इज कि यहाँ पे जो ओपेक्स है, मानिए ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, यहाँ पे शायद से काफी ज्यादा एलिवेटेड रह सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे हम इनकी ब्रांच ग्रोथ देखते हैं तो एट द टाइम ऑफ मर्जर इन्होंने बोला था कि हमें कुछ 700 to 800 ब्रांचेस चाहिए, एंड एट द टाइम ऑफ मर्जर इनकी कुछ 200 to 210 ब्रांचेस थी। पर फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, आज इनकी कुछ क्लोज टू 523 ब्रांचेस हो गई है, फ्रॉम 206 to 523, एंड इसको ये 700 to 800 तक लेके जाने का इनका बेसिकली टारगेट है। एंड सेकेंडली अगर यहाँ पे ओपेक्स देखते हैं
तो ओपेक्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड है। माने ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर आज भी इनका कुछ 2705 करोड़ के आसपास है, जो सेकेंड हाफ में भी 2300 करोड़ था एंड सेकेंड हाफ ऑफ द FY20 में भी 3000 करोड़ के आसपास था। माने जब तक इस बैंक का ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर जो इनकी नेट इनकम और लोन ओरिजिनेशन है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर की ग्रोथ को आउटपेस नहीं करती, तब तक इनकी ROE और ROA प्रेशर के अंडर रहेंगे। क्योंकि अगर आपके खर्चे ज़्यादा हैं आपकी इनकम ग्रोथ से, या आपके खर्चों की ग्रोथ ज़्यादा है आपकी इनकम ग्रोथ से, तब तक आपको जो रिटर्न मेट्रिक्स है वो नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे हमें अभी भी लगता है कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स का पेन पीरियड अभी भी है, क्योंकि आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर जैसे उन्होंने बताया था कि हम 700 to 800 ब्रांचेस लेके जाएंगे, तो अभी भी ओपेक्स काफ़ी ज़्यादा रहेगा। नाउ कमिंग टू द सेकेंड थीसिस पॉइंटर, एंटी थीसिस पॉइंटर इज कि जो नेट स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं आज भी 13% ऑफ द नेटवर्थ है। माने जो अभी इनके पोर्टफोलियो में जो एसेट्स बहुत स्ट्रेस हो रखे हैं वो आज भी 13% ऑफ देयर नेटवर्थ है, माने इक्विटी, राइट। सो दिस इज अगेन एन एंटी थीसिस पॉइंटर, क्योंकि बैंकिंग में होता क्या है कि गड़बड़ बता के नहीं आती। जैसी गड़बड़ आ जाती है अगर इस 13% में समथिंग और दी अदर स्लिप्स, तो अगेन दिस कुड बी प्रॉब्लमैटिक। थर्ड एंटी थीसिस पॉइंटर ओवर हियर इज कि यहाँ पे जो एक बहुत बैंकिंग के केस में मैक्रो रिस्क भी काफ़ी होता है। तो जैसे आजकल हम HDFC बैंक में देख रहे हैं कि HDFC बैंक ने अपने पर्सनल लोन पोर्टफोलियो को सिर्फ 5% से ग्रो करा है। इवन कोटक बैंक बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अपनी अनसिक्योर्ड रिटेल बुक को लेके। तो दिस कैन बी अ सोर्स ऑफ रिस्क, क्योंकि अगर पूरे सेक्टर में यही बातें हो रही हैं कि यहाँ पे जो रिटेल लोन्स है यहाँ पे दिक्कत हो रही है इस टाइम पे, तो IDFC फर्स्ट बैंक कैन नॉट रिमेन अलूफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। माने क्योंकि अगर ये ऐसे इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक पोटेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है। एंड द फोर्थ एंटीथीसिस पॉइंटर इज कि इनकी जो इनकी स्लिपेज रेशियो है दैट हैज रिमेन्ड हाई। स्लिपेज रेशियो माने कि कौन से इनकी मतलब इनके बेसिकली जो इनके एसेट्स अंडर वॉच थे कितने ज़्यादा एसेट्स इनके ग्रॉस NPA में स्लिप कर रहे हैं। तो यहाँ पे पता लगता है कि FY19 में समवेयर क्लोज टू 3.32% एसेट्स जो इनके थे वो ग्रॉस NPA में स्लिप कर गए, एंड FY20 में 3.08% एसेट्स इनके ग्रॉस NPA में स्लिप कर गए। सो दिस इज हाउ these are the antithesis pointers. Now coming to the valuation of the company, and I think बैंकिंग की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड साथ साथ हम बजाज फाइनेंस और कैपिटल फर्स्ट का कंपैरिजन भी करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि बैंकिंग की वैल्यूएशन में हमेशा दो चीज़ें होती हैं, ईदर यू आर इन अ वर्चुअस साइकिल और यू आर इन अ विशियस साइकिल ऑफ वैल्यूएशन। तो पहले हम बात करते हैं वर्चुअस साइकिल की। तो काफ़ी लोगों ने देखा होगा जो काफ़ी सीजनड इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट में, कि ग्रू फाइनेंस जैसी कंपनीज या बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज या HDFC बैंक जैसी कंपनीज को हमेशा एक बहुत ज़्यादा हाई प्राइस बाय बुक मिला है। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है कि दीज कंपनीज आर इन अ वर्चुअस साइकिल। वर्चुअस साइकिल का क्या मतलब है कि आपको मार्केट एक हाई प्राइस बाय बुक और हाई वैल्यूएशन दे रही है, जिसकी वजह से जब आप पैसा डाइल्यूट करते हैं, माने बैंक के केस में उनका जो रॉ मटेरियल है दैट इज देयर इक्विटी बेस, क्योंकि आपको बार बार अपनी इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ती है टू रेज मोर शेयर कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी के भी नॉर्म्स हैं जिसके बारे में हमने वेबिनार में बात करी है। तो जब आपकी हायर प्राइस बाय बुक होती है, जब आपको मार्केट ज़्यादा वैल्यूएशन दे रही है, तो आपकी जो डाइल्यूशन है वो लो होती है, जिसकी वजह से आप अपने हाई ROE के बेस पे और लोन बुक को ग्रो कर सकते हैं या एक्सेलरेट कर सकते हैं। सेकेंडली देयर इज अ विशियस साइकिल। तो IDFC फर्स्ट बैंक इस टाइम पे विशियस साइकिल के अंदर है। यहां पे क्या होता है कि अगर आपको लोअर प्राइस बाय बुक मिल रही है या फिर आपको लोअर वैल्यूएशन मिल रही है, इसकी वजह से डाइल्यूशन काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनका स्टेक भी कम होता है कंपनी के अंदर, एंड जो आपकी फ्री फ्लोट है वो भी बढ़ जाती है। एंड थर्डली इसकी वजह से क्या होता है कि आपका इक्विटी बेस काफी एक्सपैंड कर जाता है, जिसकी वजह से आपकी ROE घट जाती है। So either you are in a virtuous cycle or you are in a vicious cycle. तो बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, कोटक बैंक जैसी कंपनीज आज एक वर्चुअस साइकिल के अंदर है, whereas IDFC फर्स्ट बैंक इस टाइम पे विशियस साइकिल के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे डाइल्यूशन भी काफी ज्यादा होगी जब भी ये और पैसा रेज करते हैं। आई थिंक इनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अभी भी 13-14% के आसपास है, तो डाइल्यूशन कैन नॉट बी टू मच फार अवे। So this is why it is important to look at valuation through a different perspective बैंकिंग के केस में। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आज IDFC फर्स्ट बैंक के जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है, अगर हम उसको अक्रॉस द यूनिवर्स कंपेयर करें, सो वी गेट टू नो
कि आज कोटक महिंद्रा बैंक का जो कॉस्ट ऑफ फंड है, माने कितने पे वो लाइबिलिटी रेज कर रहे हैं, वो 4% है। वेरस IDFC फर्स्ट बैंक का ये कुछ 7.1% के आसपास है। HDFC बैंक का भी सिर्फ 4.4% है। सो व्हाट डज दिस कन्वे? दिस कन्वेज कि बेसिकली आपके अगर लाइबिलिटी साइड पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो आपको लोन भी थोड़े से हायर रिस्क सेगमेंट को देना पड़ेगा, तभी आप कॉम्पेंसेट कर पाएंगे। आज IDFC फर्स्ट 14 to 16% यील्ड इस वजह से कमा पाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो न्यू टू क्रेडिट है उसको IDFC फर्स्ट बैंक लोन दे रहे हैं। एंड सेकेंडली यहाँ पे इनको कैश फ्लो एवेल्युएशन बहुत करनी पड़ती है कि अगर किसी सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन को ये लोन दे रहे हैं तो उसका कैश फ्लो कैसा होएगा, राइट? सो दीज थिंग्स एक्चुअली यील्ड तो काफ़ी अच्छा बन जाएगा, ROE भी एक टाइम बाद आ सकता है, पर यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी भी अगर मैक्रो रिस्क आता है तो जो भी आप टेक्नोलॉजी या आप जो भी एनालिटिक्स आप रन कर रहे हैं तो एनालिटिक्स आपके अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। अगर आपका यहाँ पे कोई भी मैक्रो रिस्क आता है या एनवायरमेंट में रिस्क आता है, सो दोज अजम्पशंस दे डू नॉट होल्ड ट्रू, राइट? सो यहाँ पे मैक्रो रिस्क काफ़ी बड़ा है क्योंकि यहाँ पे दे हैव टू लेंड टू हायर रिस्की सेगमेंट्स। अगर हम यहाँ पे एक कंपैरिजन देखें तो बजाज फाइनेंस को हमेशा प्राइस बाय बुक कैपिटल फर्स्ट से ज़्यादा मिला था। इसके पीछे वन ऑफ द रीजंस वाज कि यहाँ पे अगर हम बजाज फाइनेंस का ROA देखते हैं और कैपिटल फर्स्ट का ROA देखते हैं, सो वी गेट टू नो कि यहाँ पे कैपिटल फर्स्ट का ROA वाज समवेयर क्लोज टू 1.3 to 1.5% इन 2018 एंड 2014 में 0.5% था। पर बजाज फाइनेंस का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो 3% के आसपास था पूरे 4-5 साल में। ऐसा क्यों था? क्योंकि यहाँ पे अगर हम प्रोविजंस प्लस राइट ऑफ्स अपॉन AUM करें, माने अगर हम देखें कि कितने लोन्स को इन्होंने राइट ऑफ करें या कितने लोन्स की अगर इन्होंने अगेंस्ट प्रोविजनिंग करी है, अगर हम उसको डिवाइड करें इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट के साथ, तो कैपिटल फर्स्ट से ये पता लगता है कि कैपिटल फर्स्ट के जो प्रोविजंस और राइट ऑफ्स अपॉन AUM है दैट वाज इन 2018 समवेयर क्लोज टू 2.5%, विच इज एक्सट्रीमली हाई। इसका मतलब क्या है कि आपको बहुत तेजी से अपनी लोन बुक को ग्रो करते रहना पड़ेगा क्योंकि आप बहुत तेजी से उसको राइट ऑफ भी कर रहे हैं। अगर इनके आज हम GNPA या NNPA नंबर देखते हैं, अगर वो हमें कम दिखते हैं तो उसका एक ये भी रीजन है क्योंकि राइट ऑफ और प्रोविजनिंग बहुत अग्रेसिवली कर रहे हैं, जो एक अच्छी चीज भी है पर एक बुरी चीज भी है क्योंकि आपको कॉन्स्टेंटली एक ट्रेडमिल के ऊपर रन करना पड़ेगा। एंड अगर हम बजाज फाइनेंस में देखें तो बजाज फाइनेंस में अगर हम प्रोविजनिंग प्लस राइट ऑफ्स अपॉन एसेट अंडर मैनेजमेंट करते हैं तो ये 2018 में सिर्फ 1.22% के आसपास थी। शायद से 2020 में इंक्रीज भी हुई थी क्योंकि शायद से कार्वी का लोन खराब हुआ था, बट फिर भी एज कंपेयर टू कैपिटल फर्स्ट ये काफ़ी कम थी। दिस इज वाई इनके जो ROA हैं वो कैपिटल फर्स्ट से ज़्यादा थे। एंड मोर ओवर बजाज फाइनेंस का कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी इनसे काफ़ी ज़्यादा कम था। इस वजह से मार्केट हमेशा बजाज फाइनेंस को 6 times प्राइस बाय बुक टू 7 times प्राइस बाय बुक देती थी एंड कैपिटल फर्स्ट को हमेशा 3 to 3.5 times का प्राइस बाय बुक देती है। सो दीज वर द डिफरेंसेस। तो इन शॉर्ट अगर हम यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक की जो फ्यूचर स्ट्रैटेजी होने वाली है अगर उसकी बात करें तो द स्ट्रैटेजी इज समथिंग लाइक अ ट्रेडमिल एज वेल, क्योंकि आपको 14 to 16% पे लेंड करना पड़ेगा, पर सेगमेंट थोड़ा रिस्की होएगा। यू आर लेंडिंग टू पीपल, सम ऑफ द पीपल हु आर न्यू टू क्रेडिट, या फिर आपको उन सेगमेंट्स में पैसा देना पड़ेगा जहां पे बैंक्स ट्रेडिशनली नहीं देना चाहेंगे, तभी आप जो हाई यील्ड अर्न कर पाएंगे। पर इसकी वजह से आपका जो राइट ऑफ है वो भी ज्यादा होएगा, तो आपको ये चीज भी देखनी पड़ेगी, इसके यहाँ पे एक रिस्क भी है। पर इस राइट ऑफ को कंपेंसेट करने के लिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा यील्ड पे लोन दे रहे हैं, तो आपकी AUM ग्रोथ भी बहुत ज्यादा फास्ट होगी, पर आपकी जो यील्ड है वो भी काफी ऊपर होगी। एंड दिस हायर यील्ड विल ऑब्वियसली लीड टू हायर ROE। तो ये इनका बिजनेस स्ट्रैटेजी इन अ नटशेल है। पर यहाँ पे डाउन साइड में प्रॉब्लम ये आ सकती है अगर कोई मैक्रो रिस्क आए और इनकी AUM ग्रोथ स्लो हो जाती है एंड राइट ऑफ ग्रोथ एक्सेलरेट होती है, तो दैट कैन बी क्वाइट रिस्की इन टर्म्स ऑफ अ मैक्रो रिस्क। इन कंक्लूजन ये IDFC फर्स्ट बैंक का एनालिसिस था। एंड आपको फ्यूचर में क्या ट्रैक करना है, यहाँ पे आपको 3 से 4 आपको बहुत जरूरी चीजें ट्रैक करनी है। पहली चीज जो आपको ट्रैक करनी है, यहाँ पे आपको इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन ट्रैक करने हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितनी तेजी से ग्रो करते हैं, क्योंकि आज इनकी जो लोन बुक है दैट इज मोर एंड मोर बीइंग ओरिएंटेड टुवर्ड्स हायर यील्डिंग रिटेल लोन्स। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिक्स चेंज चल रहा है।
सेकंड चीज आपको जो ट्रैक करनी है, आपको इनकी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में ग्रोथ ट्रैक करनी है, साथ साथ आप उनके ब्रांचेस में एडिशन ट्रैक करनी है। कि अगर ये ब्रांचेस बहुत अग्रेसिवली ऐड करते हैं, एम्प्लॉइज को बहुत अग्रेसिवली ग्रो करते हैं, तो माने इनके आरओई और आरओए वाले मेट्रिक्स थोड़े समय के लिए डिप्रेस रहेंगे और कॉस्ट टू इनकम रेशियो अभी भी एलिवेटेड रहेगा। माने इनका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन ऑपरेटिंग इनकम एलिवेटेड रहेगा। तो आपको सेकेंड चीज ये बहुत जरूरी ट्रैक करनी है। एंड थर्ड चीज जो आपको मेरे हिसाब से बहुत जरूरी ट्रैक करनी है कि इनकी जो पुरानी लोन बुक है उसमें से अभी भी कितना स्ट्रेस वापस आ सकता है। क्योंकि वोडाफोन आइडिया वाले लोन के अगेंस्ट अभी इन्होंने 25% प्रोवाइड फॉर करा है, पर अगर वहां पे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती है तो दैट कैन बी बैड फॉर द सेंटिमेंट एज वेल। तो आपको ये थर्ड चीज बहुत जरूरी ट्रैक करनी है। सो दीज आर द की वेरिएबल्स। एंड कमेंट सेक्शन में आपको जो भी क्वेश्चंस हैं आप वो पूछिए, क्योंकि हमारी नेक्स्ट वीडियो Q&A एनालिसिस पे होने वाली है। एंड ऑन 28 February वील बी डूइंग अ वेबिनार ऑन द प्लेटफॉर्म बिजनेसेस। एंड प्लेटफॉर्म बिजनेसेस पे हम वेबिनार क्यों कर रहे हैं? बिकॉज 10-15 ईयर्स डाउन द लाइन ऑल ऑफ अस वुड बी टेक एनालिस्ट। तो यहाँ पे आज वेबिनार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो न्यू ट्रेंड है वर्ल्ड में, दैट इज टुवर्ड्स प्लेटफॉर्म बिजनेसेस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट SOIC बिजनेस एनालिसिस।